everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ, जो डेवलपमेंट है प्लांट का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पीजीआर बोलते हैं इसको कॉमनली, और उसमें से हम ग्रोथ वाला पार्ट हम कर चुके थे स्टार्ट। और आज हमें करना है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, दीज आर नोन एज पीजीआर्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हार्मोन्स, ठीक है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें इस चैप्टर को, ये देखेंगे सबसे पहले प्रारंभ बैच के अंदर और टॉपर बैच के अंदर इजीली साइंस इजीली चैनल पर आपके पास अवेलेबल है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पूरा का पूरा 11th और 12th क्लास का प्लस नीट का पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, ठीक है। तो जैसे कि हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, सारे के सारे आपको फुल कोर्स के साथ आपको ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th, ठीक है। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखो, ग्रोथ को कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं बेटा, प्रमोट करते हैं, मतलब कुछ हार्मोन्स, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और कुछ ऐसे होंगे बेटा कुछ इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन और इनहिबिशन एक साथ चलता रहता है, ठीक है, ओके। अगर प्लांट की सिर्फ ग्रोथ होती रहेगी और उसकी कहीं भी उसको इनहिबिट नहीं किया जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम प्लांट को ग्रोथ करने से इनहिबिट करते रहेंगे तो मतलब प्रमोशन नहीं हो पाएगा, प्रमोट नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, ठीक है। वी हैव सम हार्मोन्स, कितने हार्मोन्स हमें अपने सिलेबस में करने हैं बेटा, 5, ठीक है। उनमें से कुछ है प्रमोटर और कुछ है इनहिबिटर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास What are plant growth regulators देखेंगे। सबसे पहले होते क्या है। हार्मोन्स की डेफिनेशन हमें पता है, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, एक तरह से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो बात हमें छोटी क्लासेस से पता है। बट अगर हम प्लांट की बात करें तो दीज आर ऑल्सो स्मॉल, बहुत सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ को। रेगुलेशन का मतलब कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनमें से अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द फंक्शंस, पीजीआर्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा बेटा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, पहला प्रमोट करने वाले, ठीक है। फॉर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, कैसे होगी ग्रोथ, हमने देखा जब एक सेल डिवाइड करता है, ठीक है, तो दैट डिवीजन लीड्स टू मैनी सेल्स मतलब ग्रोथ होती है, और साथ ही साथ सेल का इनलार्जमेंट भी हो सकता है, और ट्रॉपिक ग्रोथ भी हो सकती है, पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है, फ्लावरिंग हो सकती है, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। मतलब ग्रोथ के हमने बहुत सारे पैरामीटर्स देखे थे कि ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। दैट कैन बी विद द सेल डिवीजन, सेल का इनलार्ज होना, या एक पर्टिकुलर पैटर्न पे फ्लावरिंग होना, ब्रांचेस बनना, एवरीथिंग इज ग्रोथ, ठीक है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास आएंगे बेटा 2 हार्मोन्स जिनका नाम है 3 हार्मोन, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। बट आज की क्लास में हम एक बार ग्रोथ प्रमोटर्स ऑक्सिन और गिबरेलिन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सिन का नाम हमने पहले हमारी छोटी क्लासेस में सुना हुआ है 10th क्लास के अंदर। ऑक्सिन हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, गिबरेलिन भी प्रमोटर है, साइटोकाइनिन भी प्रमोटर है, बट हाउ दे आर डिफरेंट वो हमें देखना है। और अगर हम बात करें इनहिबिटर की, इनहिबिटर का मतलब है प्लांट की ग्रोथ को जो इनहिबिट करे। मान लो एक नया लीफ प्लांट के ऊपर अराइज हुआ है, ठीक है तो वो भी ग्रोथ, नया सेल बना है, नया लीफ बना है, राइट। अब वो लीफ हो गया बेटा किसी भी वजह से, मान लो ओल्ड हो गया या खराब हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया उसको, ठीक है। अब वो लीफ क्या कर सकता है, दूसरे लीव्स को भी खराब कर सकता है। तो इसके लिए हमें उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना होगा। तो उसके लिए प्लांट के पास अपने कुछ इनहिबिटर हार्मोन है ताकि दूसरे लीव्स को बचाया जा सके, दूसरे पार्ट्स को बचाया जा सके प्लांट्स के। तो दोनों चीजें बेटा इंपॉर्टेंस रखती हैं अपनी अपनी, ठीक है। तो जो इनहिबिटर है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज जैसे कि डोरमेंसी, अगर सीड डोरमेंसी में है, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, इनएक्टिव स्टेट है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस
नहीं है, और एब्सिशन प्लांट लीव्स का फॉल कर जाना, रिस्पॉन्ड टू वुंड्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन है हमारे पास, दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स। ऑक्सिन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑक्सिन की। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये किस में आएंगे? ग्रोथ प्रोमोटर्स में। तो अगर हम बात करें जितने भी ये हार्मोन्स हैं, इनकी जो डिस्कवरी थी दैट वाज अ बाय चांस डिस्कवरी, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल इनके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इसके लिए इनको डिस्कवर किया गया, ठीक है। ओके, इसी तरह से सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन के बारे में। चार्ल्स डार्विन और उनके जो सन थे फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट कोलियोटाइल, व्हाट इज कोलियोटाइल? मोनोकोट्स होते हैं, उनके प्लूम्यूल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, दैट इज नोन एज कोलियोटाइल ऑफ कैनरी ग्रास दैट रिस्पॉन्डिंग टू यूनिलेटरल लाइट। मतलब ये आपके पास मान लो एक कैनरी ग्रास को क्या किया बेटा, एक यूनिलेटरल लाइट दी गई, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा, चार्ल्स डार्विन, उनके सन फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने ये देखा कि ये जो टिप है, ये एक तरफ लाइट दी गई कैनरी ग्रास को, तो ये टिप जो है एक तरफ बेंड कर गई, क्या कर गई? एक तरफ बेंड कर गई। ऑफ यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, किस तरफ बेंड की? जहां से उनको क्या आ रही थी? लाइट आ रही थी। कैनरी ग्रास की टिप पे जिस तरफ से लाइट फॉल कर रही थी उस तरफ वो टिप बेंड हो गई, ठीक है। दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ अगर कोई भी मूवमेंट, दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोटाइल causes the big bending of the entire कोलियोटाइल। मतलब ये देखा गया जो टिप वाले पार्ट पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो टिप है बेंड कर जाती है, राइट। अब उन्होंने क्या किया बेटा, टिप को कट कर दिया, टिप को कट कर दिया, वही सेम लाइट दी गई, वही लाइट एक डायरेक्शन से। अब देखा इस तरफ जो है ना, इस जो बेंडिंग है शूट की, ये नहीं होती है टिप के कट जाने की वजह से। तो वहां से फिर कंक्लूजन ये निकला कि टिप के अंदर ही कुछ है जिसकी वजह से टिप क्या शो कर रही है? फोटोट्रॉपिज्म। ओके, अब क्या किया, टिप को एज इट इज रखा, बट इस टिप के ऊपर लगा दी गई एक कैप, ठीक है। कैप लगने से क्या हुआ, वो लाइट जो है वो टिप तक नहीं मतलब एंटर कर पाई, तब भी टिप बेंड नहीं हुई, राइट। अब क्या किया, अब उन्होंने इसके बाद लगा दी बेटा ट्रांसपेरेंट कैप। जब ट्रांसपेरेंट कैप लगाएंगे तब देखा कि यस टिप बेंड हो रही है। तो मतलब यहां से दो कंक्लूजन निकले, एक तो टिप जो है वो बेंड करती है क्योंकि कट करने के बाद वो बेंडिंग नहीं हुई। दूसरी बात, वो टिप कब बेंड करेगी? जब लाइट फॉल करेगी। जब हमने कैप से कवर कर दिया तब भी बेंडिंग नहीं हुई, बट जब ट्रांसपेरेंट कैप से कवर किया दैट मीन्स तब भी लाइट फॉल कर रही थी इस शूट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ? बेंडिंग हो गई। तो मतलब दो चीजें जरूरी है, टिप का होना भी जरूरी है, लाइट का होना भी जरूरी है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया बाय डार्विन एंड डार्विन। ओके, अब क्या किया, FW वेंट ने आइसोलेट किए टिप से क्या आइसोलेट किए? ऑक्सिन्स, कुछ ऐसे केमिकल जिनको बाद में ऑक्सिन नाम दिया गया। टिप ऑफ कोलियोटाइल्स ऑफ किसकी सीडलिंग्स थी? ऑट सीडलिंग। और सबसे पहला ऑक्सिन जो है दैट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन में इसका क्या रोल है अभी तक हमें इतना क्लियर नहीं है। तो ऑक्सिन्स क्या है बेटा? दीज आर प्रोड्यूस्ड, ऑक्सिन्स वो केमिकल्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपाइसिस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम और रूट के ग्रोइंग एपाइसिस मतलब एपेक्स से, मतलब टिप से, from where they migrate to the region of their action। बनते कहाँ हैं? टिप पे ही बनेंगे, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में ही बनते हैं, बट वो माइग्रेट कर जाते हैं इस तरफ, ठीक है। अब अगर आपके मान लो ये आपकी कोई हाथ के ऊपर मान लो इस तरफ अगर कोई वेट रख दे तो ये कहाँ बेंड करेगा? इस तरफ बेंड करेगा, ठीक है। तो सारे ऑक्सिन्स बनते तो लाइट में हैं बट मूव कर जाते हैं इस वाले पार्ट की तरफ, जिसकी वजह से ये टिप के ऊपर क्या एक तरह से वेट आ गया, जिसकी वजह से क्या शो करते हैं? बेंडिंग शो करते हैं, ठीक है। तो
बेंडिंग किस लिए हुई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन्स। कहाँ बने ऑक्सीजन्स? टिप में। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे रहेंगे। ऑक्सीजन्स क्या होते हैं? ये इस तरफ आके इकट्ठे होते रहते हैं डार्क की तरफ, और जिसकी वजह से बनते लाइट में है, इकट्ठे दूसरी तरफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेंडिंग शो कर रही है टिप, राइट? ओके, तो हमारे पास सबसे पहला ऑक्सीजन जो हमने ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया, कहाँ मिलते हैं? टिप पे मिलते हैं। एंड फर्स्ट नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से हैं? दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ नेचुरल ऑक्सीजन, तो आप IAA, IBA इनसे याद रखेंगे। They are isolated from plants। कहाँ से आइसोलेट किया इनको? IAA, IBA को फ्रॉम प्लांट से। ओके, कुछ हमारे पास बेटा सिंथेटिक ऑक्सीजन भी है, जिनमें से नाम है नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ठीक है? तो दैट इज सिंथेटिक ऑक्सीजन्स, दे आर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। सो वी हैव सिंथेटिक कौन से होंगे बेटा? नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, ठीक है? और what are natural? IAA and IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो यू कैन सी दिस इज इंडोल एसिटिक एसिड। स्ट्रक्चर हमारे हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट आप जस्ट एक नेम याद रखेंगे, नेचुरल इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एंड सिंथेटिक वन 2,4-D एंड नैप्थलीन एसिटिक एसिड, राइट? ओके, क्या करते हैं बेटा ये ऑक्सीजन? जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजन क्या करेंगे? प्रमोटर है, ये ग्रोथ प्रमोटर्स है, प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, ठीक है? चलो अब देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि ग्रोथ को प्रमोट करना, और कहाँ पे करते हैं? टिप पे करते हैं, दैट इज एपिकल डोमिनेंस शो करेंगे। टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपिगेशन, आपने क्या किया? आपने एक मिनट, लेट मी चेक, हाँ, आपने यहां से एक स्टेम के पार्ट को कट किया, ठीक है? उसको ऑक्सीजन में डिप कर दिया, एड ऑक्सीजन एट द बेस, तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी? रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि नया प्लांट बहुत जल्दी बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं प्लांट के प्रोपिगेशन की, तब ऑक्सीजन्स दे कैन प्रमोट इनिशिएशन ऑफ रूटिंग, ठीक है? अच्छा, ये चीज बेटा हम देख रहे थे जब हमने टिप को कट ऑफ किया, कट ऑफ करके जब हमने टिप को वापस से इसके ऊपर लगाया, हमने क्या किया? शूट की टिप ली, उसको कट कर दिया, कट करके पहले डू नथिंग, दूसरी बार हमने क्या किया? ऐड ऑक्सीजन एट द टॉप, और वापस ये वाली टिप रख दी, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो इट ऑल्सो प्रमोट फ्लावरिंग, दैट इज इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्या है बेटा? एक इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? फ्लावर्स का जो बंच है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है? तो पाइनएप्पल दैट ऑक्सीजन अगर डाल दिया जाए उस इन्फ्लोरेसेंस में, दैट प्रमोट्स फ्लावरिंग, तो जिसकी वजह से पाइनएप्पल की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, दैट इज मार्केट वैल्यू भी उसकी बढ़ जाती है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, कुछ कई बार क्या होता है, ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं जो टाइम से पहले ही, मेच्योर होने से पहले ही अगर नीचे गिर जाए, तो आपको पता है कि उनकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? जब तक वो अच्छी तरह से रेडी ना हो जाए। तो ऑक्सीजन क्या करता है? प्रमोट करता है कि वो उनकी अर्ली फॉलिंग ना हो, राइट? तो हमने क्या देखा? एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स, जो पुराने हो चुके हैं फ्रूट्स और लीव्स, उनको गिरने से नहीं रोकेगा, ध्यान रखेंगे मेरी बात को। विच लीव्स विच आर ओल्डर, उनको फॉल करने से रोकता नहीं है, बट जो नए लीव्स हैं उनको गिरने नहीं देता, मतलब अर्ली फॉलिंग को प्रिवेंट करता है। और अगर कोई अपनी मैच्योरिटी पे जाके फॉल करता है तो उसको हम रोकेंगे भी नहीं। तो ये है ऑक्सीजन के फंक्शन। हमने क्या देखा? इनिशिएट रूटिंग, रूट्स को इनिशिएट करना, फ्लावरिंग को प्रमोट करना, फ्रूट्स एंड लीफ का अर्ली फॉल को प्रिवेंट करना जब तक उनकी पूरी मैच्योरिटी ना हो जाए। मैच्योर होने के बाद गिरते हैं तो भले ही गिर जाए, तब वो ऑक्सीजन उनको रोकेगा नहीं, राइट? ओके। इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, जैसा कि हमें पता है पार्थिनोकार्पी मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे जो फ्रूट्स बनेंगे, ऐसे जो आपके पास जैसे कि टमाटोज, ये क्या होंगे? सीडलेस होंगे, दिस आर सीडलेस। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम बेटा सीड्स रिमूव करते हैं,
तो इनमें कुछ भी कोई भी एडिशन नहीं है। एक होता है इनको ऑक्सिन की हेल्प से हमें तैयार करना। अगर आपके पास घर में आप टोमेटोज यूज़ करते हैं, उसमें जो बीज आते हैं वो दैट आर नॉट लाइकेबल, या जैसे कि हमने देखा है सीडलेस, अगर हमारे पास वाटरमेलन आ जाए, सीडलेस ग्रेप्स आ जाए, दीज आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ऑक्सिन क्या करता है? पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। हम ऑक्सिन्स को एज अ हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं बेटा? कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो मेन प्लांट के साथ ग्रो कर जाते हैं उनको बोलते हैं वीड्स, या छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं। ठीक है, वीडिसाइड या हर्बिसाइड। तो 2,4-D दैट इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन, हम इसको यूज करते हैं टू किल डाइकोट वीड्स, डाइकोट वीड्स को किल करने के लिए। ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखेंगे, मोनोकोट मतलब दिस इज अ सिलेक्टिव वीडिसाइड एक्शन है, सिलेक्टिव डाइकोट वीड्स के ऊपर। मोनोकोट प्लांट्स की जो क्रॉप है उसके अंदर अगर डाइकोट वीड्स आ जाए तो उनको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? 2,4-D जैसे सिंथेटिक ऑक्सिन्स। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मैम अगर डाइकोट वीड्स को ये हम किल कर सकते हैं 2,4-D से, तो क्या मोनोकोट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा? यस, बिल्कुल नहीं होगा। बट अगर यंग मोनोकोट्स हैं, अगर जस्ट आपने बीज लगाए हैं और उसमें छोटी छोटी सीडलिंग निकली है और साथ में आगे डाइकोट, और अगर आपने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया 2,4-D का, तब क्या होगा बेटा? तब वो मोनोकोट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो हियर आई एम टॉकिंग ऑन द मेच्योर मोनोकोट्स। मोनोकोट्स की जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, उसके अंदर है डाइकोट वीड्स। तो मैच्योर मोनोकोट पे ऑक्सिन एक्ट नहीं करते, बिकॉज जो मोनोकोट के जो लीव्स है दे सिक्रीट सम एंटी ऑक्सिन सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से ऑक्सिन का इफेक्ट मोनोकोट्स के ऊपर नहीं होता, बट डाइकोट वीड को हम हटा सकते हैं ऑक्सिन्स की हेल्प से। तो अब इसका यूज कहाँ होगा? वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए। घास आपको पता है मोनोकोट है, ठीक है, तो मोनोकोट के साथ अगर डाइकोट्स आ जाए तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई भी वीड ना हो लॉन के अंदर, तब आप यूज कर सकते हैं किसको? 2,4-D को। इट कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम के जो सेल्स है, जाइलम के जो एलिमेंट्स है, डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट जाइलम एलिमेंट्स बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इट कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो डिफरेंशिएशन के कितना क्या डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन्स। तो इसका मतलब ये किसको हेल्प कर रहे हैं? सेल डिवीजन को। ठीक है, तो सेल डिवीजन में भी हेल्प करेंगे। और क्या करते हैं बेटा? हायर प्लांट्स के अंदर जो ग्रोइंग एपिकल बड है, टिप के ऊपर जो बड है दैट इज इन द ग्रोइंग स्टेट, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। लेटरल बड्स को ग्रोथ नहीं होने देता, मींस जो टिप पे बर्ड्स हैं उनकी क्या है? डोमिनेंस है। दैट इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। इन हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड, मान लो यहाँ पे कोई बर्ड है, ठीक है, टिप पे, तो ये जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड है, अगर ये लेटरल बर्ड्स को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा ग्रोथ की। इसको क्या बोलते हैं? टिप पे ग्रो कर रहा है, लेटरल पार्ट्स में ग्रो नहीं कर रहा, दैट मीन्स देयर इज एपिकल डोमिनेंस, राइट। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स दैट इज डीकैपिटेशन। अगर आप शूट टिप्स को हटा दो, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डीकैपिटेशन। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अब आपने क्या किया? इसको हटा दिया, अब ये लेटरल बर्ड बेटा ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो टिप को हटाने का मतलब क्या है? आपने क्या कर दिया? डीकैपिटेशन, जिसकी वजह से अब लेटरल जो ग्रोथ हो सकेगी बर्ड्स की। तो इसका यूज हम करते हैं हेज मेकिंग में। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? टीम प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में। हमें क्या चाहिए? हमें हाइट में नहीं चाहिए, हमें लेटरल वाली ग्रोथ चाहिए, दैट इज नोन एज हेज मेकिंग या टी प्लांटेशन में। ठीक है, तो हमने क्या किया? 1 सेकेंड, हाँ देखो, टिप पे एक्सिलरी बड डोरमेंट था पहले, इट वाज डोरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ टिप। टिप पे क्या था? ऑक्सिन से, तो एपिकल डोमिनेंस। हमने टिप हटा दी तो क्या हो गया? लेटरल बर्ड भी ग्रो करने लग गए। ठीक है, दीज आर लेटरल बर्ड्स। ये देखो, ये जो एक्सिला इस रीजन में होते हैं, दीज आर लेटरल बर्ड्स, और जो टिप पे होते हैं दीज आर एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड को रिमूव किया, लेटरल ब्रांचेस ग्रो करनी शुरू कर गई। दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस, राइट। ओके, अब इसके बाद आ जाओ बेटा दूसरा ग्रोथ प्रमोटर्स, दैट इज गिब्रेलिन।
गिबरेलिन क्या है? दीज आर एसिडिक, दीज आर एसिडिक। ऑक्सीजन्स क्या से? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, वो भी क्या थे? एसिड्स थे। गिबरेलिन, देखो जो गिबरेलिन की डिस्कवरी है ना बेटा, दैट वाज आल्सो अ बाय चांस डिस्कवरी। क्या हो रहा था? फार्मर ने राइस प्लांट की, मतलब चावल की खेती कर रहा था, ठीक है। उनमें से फार्मर ने देखा कि एक जो प्लांट है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, इतना एक्सेस में लंबा हो गया। स्टार्टिंग में तो फार्मर बड़ा खुश हुआ कि वाओ जो लंबा वाला प्लांट ग्रो कर गया, बट जब उसने ये देखा कि बाकी जितने प्लांट थे सबके ऊपर फ्लावरिंग हो गई, बट जो एक प्लांट जो बहुत लंबा लंबा जा रहा था उसके ऊपर फ्लावरिंग हुई ही नहीं, मतलब अकल नहीं आई, है ना। हम ये बोलते हैं ना कि दिखने में तो इतने बड़े हो गए बट अभी भी मैच्योरिटी नहीं है, मतलब अकल नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है, हम बोल देते हैं कि इतने बड़े हो गए बट देयर इज नो मैच्योरिटी। तो सेम बात हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो जो प्लांट था जो अननेसेसरली एबनॉर्मल ग्रोथ कर गया बट स्टिल उसके ऊपर कोई भी फ्लावरिंग अपीयर नहीं हुई, मतलब मैच्योरिटी नहीं आई। तो उस केस में क्या किया गया, कुरोसावा ने क्या किया, उस प्लांट का वो लिया स्टेराइल फिल्ट्रेट्स लिया और ये देखा, मतलब वो प्लांट क्यों लंबा हो रहा था? ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। एबनॉर्मल ग्रोथ किसकी वजह से हो रही थी? फंगल इन्फेक्शन की वजह से। और इन फंगल का नाम क्या था? गिब्रेला फ्यूजिकोरिया। फंगस का नाम था बेटा गिब्रेला फ्यूजिकोरिया। कौन से प्लांट पे थी बेटा ये फंगस? कौन से प्लांट पे थी? वो प्लांट जो एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा था, ठीक है। बाकी सब प्लांट नॉर्मल ग्रोथ पे थे, फ्लावरिंग भी आ गई, बट उस एबनॉर्मल ग्रोथ वाले प्लांट पे फ्लावरिंग ही नहीं आई। तब ये देखा गया कि इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन है। किसकी फंगल इन्फेक्शन है? गिब्रेला फ्यूजिकोरिया की। फिर साइंटिस्ट ने, कुरोसावा ने क्या किया, उस जो स्टेराइल फिल्ट्रेट है उसको, फंगस के फिल्ट्रेट को जब स्टडी किया, ठीक है, हेल्दी राइस पे डाला, उठा के उन्होंने क्या किया, हेल्दी राइस पे डाल दिया। तो हेल्दी राइस सीडलिंग ने भी सेम सिम्टम दिखाए, वही अब नॉर्मल ग्रोथ के। तो जब हम ये कहते हैं ना कि कोई भी मान लो बच्चा है, बड़ा तो हो गया, एडल्ट तो हो गया, बट उसमें अकल नहीं आ रही है, तब हम बोलते हैं अकल नहीं आ रही मतलब मूर्ख है, मतलब फुलिश है। तो इसका मतलब इस जो नॉर्मल ग्रोथ को क्या नाम दिया गया? फुलिश, दैट इज नोन एज फुलिश। और इस डिजीज को नाम दिया गया बकाने डिजीज और फुलिश सीडलिंग इन राइस। फुलिश सीडलिंग इन राइस, फुलिश को जापान में क्या बोलते हैं? बेकाने, दैट इज बेकाने डिजीज, मतलब लंबा लंबा होता जा रहा है बट अकल नहीं आ रही है, दैट मीन्स फुलिश सीडलिंग डिजीज। और जिसकी वजह से क्या हुआ, एबनॉर्मल प्लांट, एबनॉर्मल ग्रोथ शो करने वाले या इस फंगस इन्फेक्टेड, जब फिल्ट्रेट को, स्टेराइल फिल्ट्रेट को अलग करके हेल्दी सीडलिंग पे डाला गया तो हेल्दी सीडलिंग ने भी वही सेम सिम्टम शो किए। फिर वहां से बताया गया कि ये जो नॉर्मल ग्रोथ है प्लांट की, दैट इज ड्यू टू दिस फंगल इन्फेक्शन, और इस डिजीज को नाम दिया गया बेकाने डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज। लेटर ऑन द एक्टिव सब्सटेंस वर आइडेंटिफाइड एज, बाद में फिर ये डिस्कवर हुआ कि जो सब्सटेंस है दैट इज गिब्रेलिक एसिड। तब एक क्वेश्चन आता है माइंड में, अगर गिब्रेलिक एसिड प्लांट्स खुद बनाते हैं तो वो बाकी वाले प्लांट्स लंबे क्यों नहीं हुए? तो यहाँ हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो हार्मोन्स हैं, दीज आर रिलीज्ड इन अ वेरी, मतलब लिमिटेड से अमाउंट में रिलीज होते हैं, ना जरूरत से ज़्यादा ना जरूरत से ज़्यादा कम, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं बाय प्लांट्स, बट क्योंकि अब वो फंगल इन्फेक्शन था, फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये अमाउंट में ज़्यादा सिक्रीट किए गए, जिसकी वजह से प्लांट ने क्या शो की? एबनॉर्मल ग्रोथ शो की। दैट इज नोन एज फुलिश डिजीज कॉज्ड बाय गिब्रेला फ्यूजिकोरिया, और इनको नाम क्या दिया गया? गिब्रेलिक एसिड। सो देयर आर more than 100 गिब्रेलिक एसिड्स, that is GA1, GA2, GA3. most common क्या है बेटा? GA3, that is known as terpenes, right? तो next we have, क्या करते हैं ये?
It causes the increase in length of the axis. लेंथ ऑफ एक्सिस का मतलब ये है कि हमारे पास है एक, मान लो ये स्टेम है, स्टेम के अंदर दीज आर नोड्स, तो जो इंटरनोडल लेंथ है, इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाते हैं ये, जिसकी वजह से लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नंबर नोड्स तो उतने ही रहेंगे, मान लो 1 to 3 नोड्स है, राइट। तो हमने क्या किया, 1, अब इस नोड के बीच में लेंथ बढ़ गई, इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाते हैं कौन, गिब्रेलिक एसिड, दैट इज व्हाई दे आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम। So they are used to increase the length of grape stalk। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर ग्रेप्स का जो बंच है, ठीक है, दैट इज, अब ये लेंथ देखो ग्रेप्स की, इंटरनोडल स्टॉक को इंक्रीज करने से, जिसकी वजह से हमने क्या किया, ग्रेप के स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज कर दिया। To elongate and improve the shape of fruits such as apple, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जब आपको एक सिमेट्री के अंदर दिखते हैं, दे लुक अट्रैक्टिव, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है उनकी। दे डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या होता है, एजिंग, ओल्ड हो जाता है ना जब भी कोई प्लांट पार्ट, तो दे फॉल। द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्रीज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। मान लो एक पेड़ पे एक एप्पल लगा है, थोड़ा सा मेच्योर हुआ, नीचे गिर गया, ठीक है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू इतनी नहीं बनेगी। बट अगर हम गिब्रेलिक एसिड की वजह से, जब वो फ्रूट है, जब वो पूरी अपनी मेच्योरिटी अटेन कर लेगा, देन गिब्रेलिन उसको पहले, टाइम से पहले फॉल होने में हेल्प करता है, मतलब टाइम से पहले नहीं फॉल होने देता, टाइमली फॉल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लेट मी मेक इट हियर, आई हैव 1 ट्री, इसके ऊपर लगे हुए एप्पल, ठीक है, थोड़ा सा इनका साइज क्या है, छोटा है। अब अगर ये इस वक्त ही फॉल कर गए तो हो सकता है मार्केट में उतना अच्छा प्राइस ना मिले। अब गिब्रेलिक एसिड की वजह से क्या होगा, एप्पल पूरी अपनी लाइफ, मतलब पूरी मैच्योर होने के बाद अगर फॉल करेगा तो इट विल हेल्प टू गेट अस द मोर मार्केट वैल्यू। तो ये काम कौन करता है बेटा, गिब्रेलिक एसिड। दूसरा क्या करते हैं गिब्रेलिक एसिड, दैट इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री। माल्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आपके स्टार्च को माल्टोस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो जो वाइन इंडस्ट्री है उसके अंदर गिब्रेलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है, पूरे माल्टिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। देन और क्या क्या फंक्शन है, शुगर केन के अंदर शुगर स्टोर होती है, किसके अंदर, स्टेम के अंदर। अब अगर आप गिब्रेलिक एसिड से स्प्रे कर दो शुगर केन को, तो क्या हुआ, इंटरनोडल जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गई, ठीक है, तो स्टेम जो है ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, ज्यादा शुगर स्टोर कर सकेंगे। तो इट इंक्रीजेज द यील्ड बाय एज मच 20 टन्स पर एकरी। 20 टन्स के करीब क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, जो कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म्स, छोटे प्लांट्स होते हैं, आपको पता है कि वो ज़्यादा हाइट में नहीं बढ़ते हैं, विद गिब्रेलिन एसिड हेस्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड, और जिसकी वजह से जल्दी सीड प्रोडक्शन होगा। तो गिब्रेलिक एसिड हमें इसमें भी हेल्प करते हैं। 4 बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है बेटा, इंटरनोड्स की इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, जैसे कि कैबेज के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो कैबेज का जो स्टॉक है, कैबेज का जो स्टॉक है that is very small in beet, cabbage and many plants with rosette habit। rosette habit जो एक क्लस्टर के अंदर अराइज होते हैं, तो वहां पे अगर हम गिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर दें तो that will affect the bolting, that is known as bolting effect। rosette plants, गुच्छे में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टॉक की लेंथ होती है कम होती है, तो उनको अच्छी तरह से मेच्योर होने में हेल्प करते हैं, दैट इज गिब्रेलिक एसिड। सो लेट अस डू सम क्वेश्चन। वी हैव डन ऑक्सिन्स एंड गिब्रेलिक एसिड, दीज आर 2 ग्रोथ प्रमोटर्स। अब देखो कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पीजीआर के, क्या वो लार्ज होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल तो होते हैं, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन भी है, लार्ज नहीं होते बेटा, वो होते हैं स्मॉल। क्या होते हैं, स्मॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। N6 फरफिराइल अमाइनोप्यूरिन इज विच डेरिवेटिव, ये बेटा अभी हमने किया नहीं है, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। तो ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, एडिनाइन के। यस, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फाइटोहार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इंडोल एस्टिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, दिस इज सेम एब्सिसिक एसिड।
तो 1 2 3 4, तो 4 हुए, मतलब है तो 5 ही, बट एब्सिसिक एसिड इज रिपीटिंग। तो टोटल हमारे पास वैसे कितने हार्मोन्स है? 5 हार्मोन्स। देयर शुड बी ऑक्सिन, देयर शुड बी गिबरेलिन, देयर शुड बी थायलिन, साइटोकाइनिन होना चाहिए। तो 5 कैटेगरी हमारे पास कौन कौन सी? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, देन इथाइलिन, देन एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर हो गए, ठीक है, और ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन क्या हो गए बेटा? दीज आर प्रमोटर। तो वी कैन डू वन थिंग, यहाँ हम ए दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसकी जगह हम लिख देते हैं साइटोकाइनिन्स, ठीक है, ओके। देन आ जाओ, which of the following is not a plant growth promoter? ऑक्सिन है, इथाइलिन दोनों कैटेगरी में आएगा बेटा, प्रमोटर भी इनहिबिटर भी। एब्सिसिक एसिड जो है दैट इज इनहिबिटर, दैट इज नॉट अ प्रमोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। यस, हु इनिशिएटेड द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स? हु इनिशिएटेड? दैट वाज चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, दोनों ने ऑक्सिन के ऊपर ये डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी। सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चंस। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा, हार्मोन्स पार्ट 2 के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट डिस्कशन को। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से thank you, but don't forget to subscribe to Science Easily channel. And one thing you have to remember always, that learn with a smile. So thank you.